હા, નમસ્કાર વીટીવી ગુજરાતી.com પર તમારું સ્વાગત છે અને હું છું આપનો દોસ્ત કરણ ચડોદરા. જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઘટના બની આપણે બધાને ખબર છે. 28 લોકોના મોત થઈ ગયા છે. 28 ભારતીયોના મોત થઈ ગયા છે. એમને ના તો ભાષા પૂછવામાં આવી હતી, ના તો જાતિ પૂછવામાં આવી હતી. એમને પૂછવામાં આવ્યો હતો તો માત્ર ને માત્ર ધર્મ પૂછીને ગોળી મારવામાં આવી હતી. પરંતુ હજુ પણ કંઈક થવાનું છે, શું થવાનું છે કોઈને નથી ખબર. ભારત એનો પટ્ટો લેશે જ. પરંતુ અત્યારે આપણી સાથે લેજેન્ડરી ગ્રાન્ડ માસ્ટર શ્રી પૂજી શૌર્ય ભારદ્વાજ સર જોડાઈ ચુક્યા છે. સર જય હિન્દ. जय हिंद जय हिंद जय हिंद करण। सर जो भी घटना बनी, आप सबसे पहले तो वो बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। कुछ नहीं, एक कुत्ता है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम। ये इनका आईएसआई का चीफ है। 2024 में उसके बाद इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना था। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे एंगल हैं। इसमें कोई छोटा मोटा एक चीज नहीं है। इसमें कम से कम 7 से 8 स्ट्रेटेजिकल बहुत सारे एंगल्स हैं। उस पर बात नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे डिबेट पे लोग बैठ के खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हुए हैं, पूरे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इन लोगों को ही सब कुछ पता है। जो ऑप्स होता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो आप ये मैसेज मैं क्लियर देना चाहता हूँ, जो मीडिया वाले बैठकर मीडिया पे बता रहे हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, फौज को ऐसा करना चाहिए, तुम रहने दो भाई, फौज को पूरा पता है। ठीक है, तुम जो करते थे जो नहीं करते थे उससे छोड़ दो। कभी जिंदगी में तुमने 9mm और 315 के बीच का फर्क और 515 के बीच का फर्क नहीं पता होगा, एमएमजी और एलएमजी के बीच का फर्क नहीं पता होगा। ये बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मैं जैसे देखता हूँ सिंपल सी बात है, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है निहत्तों पर। तो सिंपल सी बात है, इनको ठोकेंगे घर में। और ये मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ इस चीज को, कैसे कब कहाँ इसकी चर्चा यहाँ पर इंटरनेट पर इंटरव्यूज में नहीं होती है। जिसको जब जहां जैसे ठोकना होगा वो ठोकेगा, पहली बार नहीं है। और स्पेशल फोर्सेस इसी के लिए, सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसी के लिए ट्रेंड होती है। इसके बाद जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है, जो हमारी आर्म्ड यूनिट्स है हिंदुस्तानी फौज की, वो सब करती है। रही बात, बहुत सारे लोगों को लगता है मेरी क्या अथॉरिटी है, सुनो बे, सीधी भाषा में सुनो बे। जैसे को मेरी अथॉरिटी और मेरा क्या ज्ञान है। एक काम करो, जितने पीछे चीजें रखी हुई है, तुम्हारा बाप तुम्हारा खानदान पूरी किडनी बेचे तो, तुम्हारे खानदान की संपत्ति बेचे तो, इसमें से एक यूनिट का, जितनी इधर पे पीछे यूनिट दिख रही ना और डिवीजन दिख रहे हैं, एक काम करो, उसमें से एक भी यूनिट का ना इतना सब तंगल आके दिखा दो। कुछ उखाड़ा होगा, कुछ करके आए हैं, लोगों के साथ इतने साल से काम कर रहे हैं, इसलिए बोलने का अधिकार रखते हैं। कम से कम बात तो है ना, दम तो है आतंकवादियों को चुनौती देने की। तुम जैसे फट्टी जो इधर कमेंट करते हैं ना, आके तुम्हारे चैनल पे भी करेंगे करण, आके बोलेंगे कि अरे तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया, मीडिया वाले क्या। मीडिया अगर अपनी पे आ जाए और सही बात रखे, ना कि ये बात रखे कि कैसे क्या करना चाहिए, उसके लिए फौज ट्रेंड है, उसके लिए स्पेशल फोर्सेस ट्रेंड है, उसके लिए सीएपीएफ ट्रेंड है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो। यहां पर एक बात बताओ, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, लोकल इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस अगर कोऑर्डिनेट नहीं करते तो इस टाइप के हादसे हो सकते हैं। 2.5 साल से स्प्रिंग के ऊपर बैठा हुआ था जम्मू कश्मीर। समस्या ये नहीं समझ में आती। अबे एक बात बताओ, और मैं ऐसी भाषा में बात करता हूं, मेरे को क्या फर्क नहीं पड़ता, आप इस इंटरव्यू को चलाओ चाहे ना चलाओ, मैं ऐसी बात करता हूं। क्यों इनको, इन हरामियों को इज्जत क्यों देना कि नहीं वो भी किसी के बेटे हैं। अब किसी के बेटे हो तो किसी का बाप हो, इनके खानदान को घुस के घर में पीतल भरना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। यहाँ नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यहाँ पर नहीं, उसके बाद पूरे कश्मीर में। इनका जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो इनका चीफ है आईएसआई का, मैं बोलता हूं सरकार से, देखिए मेरे ऊपर, आपको उसके बाद मेरे पे जो सजा सुनाना है सुना दो, मुझे एक पत्र दे दो बस, मैं इनके आईएसआई की चीफ को घर में ठोक सकता हूं। वो छोड़िए वो कैसे, वो मेरे को पता है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो मैं देख लेता हूं। ठीक है, आप मुझे लिखित में दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ना कि हमारी फोर्सेस इसके लिए कैपेबल हैं, ये काम कर सकती हैं। समस्या यहां पर ये आ रही है कि जब हमने नोटबंदी की थी, नोटबंदी के बाद लगा था कि चीजें सेटल होंगी। कौन है ये गद्दार जो देश के अंदर है? क्यों मैं बोल रहा हूं गद्दार देश के अंदर, आपको समझना पड़ेगा, उसका एक रीजन बताता हूं। कुछ लोग जो शहीद, जो इनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, मैं कहता हूं इनको बलिदानियों का दर्जा मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। क्यों? ये सरकार के भरोसे पे करके गए थे, भारत सरकार के भरोसे पे, जम्मू कश्मीर सरकार के भरोसे पे गए थे। जब 370 हटी है, उसके बाद यह था कि 2-2.5 साल से शांति क्यों थी इसकी, कोई ऐसा नहीं हो रहा था। अब यहां पर यह आता है, जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो आईबी का जो हमारा एक बंदा है, हमारे एक व्यक्ति को वहां पर ढूंढ के उसको सबसे पहले उसको मारा जा रहा है, असैसिनेशन होता है ये। और जितने लोग मासूम मरे, चाहे वो बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, इस टाइप
किस टाइप के, तो सीधा सा सोल्यूशन ये था, मैं किस प्रकार से देखता हूँ छोड़िए, मुद्दा यह है देश किस प्रकार से छोड़ता है। कारण आप किस प्रकार से सोचते हो, आप किस प्रकार से देखते हो हिंदुस्तानी होने के नाते। एक यहां पर ना एक एंगल सिर्फ धर्म का नहीं है, धर्म का तो एंगल है, सनातन के खिलाफ तो ये चीज है, हिंदुओं के खिलाफ तो ये चीज है, लेकिन यहां पर ये बात बताओ, मेरा सवाल उन भारत के देशभक्त मुस्लिमों से है, आप क्यों उसको कंडेम नहीं करते हो? आपका वतन नहीं है क्या ये? आपका वतन है कि नहीं? अच्छा, उसमें मरने वालों में, उसमें जिनको गोली मारी गई है, उसमें जो हैदराबाद के मुस्लिम परिवार भी थे। यहाँ ना जो ये बहुत सारे लोग बकैत बोल के जो बैठ के जो बहुत सारे न्यूज चैनल पे जो अपनी ऐसी तैसी करवाने अभी आएंगे, ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने मालूम है क्या लिखा है, गनमैन। किसी ने नाम नहीं लिखा, ना तुम आउटफिट की बात कर रहे हो, टीआरएफ की बात कर रहे हो, ना तुम लश्कर तोयबा की बात कर रहे हो, ना तुम हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर रहे हो, ना तुम वहां पर जमातुल दावा की बात कर रहे हो, ना वो क्या लिखेंगे, गनमैन आए पर्यटकों को, वो कह रहे हैं गनमैन आए और पर्यटकों को मार दिया। अच्छा, प्लान नहीं समझ में आता, इंटेलिजेंस कैसे गैदर किया जाता है और छोड़ा गया है लोगों को, ये बहुत प्लान है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है, इसको मेथड ऑफ डीसीपी बोलते हैं, मेथड ऑफ ट्रस्ट भी बोलते हैं। ट्रस्ट इन इसको इंटेलिजेंस की भाषा में अगर आप इसको समझने जाएंगे तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर के अंदर आ सकते हैं, हमको मैसेज देना पड़ेगा। सुनो बे, इन्हें नाम पूछ के ना, सुनो बे, इनको ना नाम, उनका नाम मत पूछो, अपना नाम बता बता के मारेंगे कि भारत है ये। और ये सिंपल है ना, फिल्मी बात नहीं है इधर, कई लोगों को लगेगा फिल्मी, अबे सुनो, ऐसा है, कैपेबिलिटी है हमारी। अगर गृह मंत्री कुछ बात कह रहा है, अगर रक्षा मंत्री कुछ बात कह रहा है, अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब है ये छोटे मोटे नहीं है, भारत के बड़े लोग हैं जिनने पहले भी ऐसा किया हुआ, बाद में और अभी करेंगे। बस एक चीज है, क्लियर कर लो मीडिया वालों, मीडिया पे बैठ के प्लान मत करो। और मीडिया जो बताता है ना कि सीएपीएफ पहुंच गई है, ये देखिए हमारी ये वाली यूनिट वहां से मूवमेंट कर रही है, गाड़ियां यहां जा रही हैं, अब हमारी आरआर यूनिट यहां पहुंची है। बेवकूफों, तुमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है साला। 26/11 में तुम लोगों ने अपनी ऐसी तैसी करवाई थी, ये बता कि ऑपरेशन कैसे चलते हैं। ये है कुछ मीडिया वाले जो अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, ये बताने के लिए कि सुनो हमारी फौज यहां पहुंच रही है, हमारी ये यूनिट यहां से मूव कर गई है। मंत्रियों नेताओं का मूवमेंट बताना, बताओ यूनिट का स्पेशल ऑप्स, यूनिट का स्पेशल ग्रुप का कोई मूवमेंट मत बताओ। अगर तुम बता रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। अगर तुम ये बता रहे हो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रही हैं, अगर तुम ये बताते हो हमारे गुप्त सूत्रों से, अरे सुनो भे, मैं भी बहुत सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ कह सकता हूं। क्यों तुम अपने दुश्मन को एडवांटेज दे रहे? शर्म नहीं आती है? कुछ तो मक्कारी मत करो इस वतन से। अरे नमक हराम लोगों, वतन से तो हराम गद्दारी मत करो बे। तो ये सब मैं ऐसा समझता हूँ। बराबर। सर, ये जो अभी चल रहा है, जो भाषा है उसके ऊपर लड़ाइयां चल रही है। महाराष्ट्र में देखा गया, कर्नाटक में देखा गया है, तमिलनाडु में भी देखा गया है कि भाषा के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, जाति के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में धर्म के ऊपर ही, धर्म के नाम पर पूछकर ही गोली मार दी गई। उसके ऊपर आप बता दीजिए, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत सारे राज्य के लोग हैं। जी जी जी, देखिए मैं कहता हूं कि भारत का संविधान सर्वोपरि है। अगर भारत का संविधान आर्टिकल 19 और 21 ये बहुत क्लियरली कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापिका के लिए भारत के किसी भी कोने में रह सकता है, तो किसी का बाप किसी को कहीं से नहीं रोक सकता। ना मुझे सब भाषाएं, भगवती की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, मुझे 19 भाषाएं अलग अलग, मैं हर राज्य को सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने भाषाएं सीखी। मैं क्यों भाषा सीखता हूँ? उसका कारण क्योंकि मैं अपने राष्ट्र का सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि मुझे मजबूर कर ले कोई भाषा के लिए, तो हम कूट के मारेंगे, पटक के मारेंगे पर। क्यों? सुनो, कोई कंपल्शन नहीं है। जब हम कहते हैं हमको अपनी मातृभाषा पे बहुत गर्व है, अगर आपकी मातृभाषा गुजराती है, अगर मेरी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, किसी की तमिल होगी, किसी की तुलु होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की बंगाली होगी, किसी की आप बात करोगे कर्नाटक की भाषा बोलेगा, कोई वहां पर जाके अगर आप मारवाड़ी बोलेगा, कोई मारवाड़ी बोलेगा। सीधी सी बात यह है कि हमें अपनी भाषा पर, जो मातृभाषा है, उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसका गर्व नहीं है ना, तो आप वैसे ही आप बहुत कमजोर आदमी हो। लेकिन उसके बाद फिर यह है, कह रहे हो कि उन्हें जो आप कह रहे हो कि उन्हें धर्म पूछा और गोली मारी, इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझना पड़ेगा। एक बात बताओ, वो तो सीधे ऐसे भी गोली चला सकते थे, फौज से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि जब ये सिविलियन को मारेंगे, हमारे इमोशंस जागेंगे और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बात होगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसमें क्या करेंगे, आपको प्रोवोक किया जा रहा है। प्रोवोक करने के अलावा आप एक बात बताइए, अभी बंगाल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा, भारत अगर आप समझें, भारत क्या है भाई, भारत जाना जाता अपनी एकता, अखंडता और इतनी सारी विविधताओं के कारण कि हमारे अलग अलग राज्य हैं। जब ये बात बहुत पुरानी आज की नहीं है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब जब ये परिकल्पना कर रहे थे कि भारत बनेगा कैसे, उस समय प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। उस समय 595 के लगभग, जो जितना मुझे ज्ञान है, उन सबको मिला के भारत बना। सबसे प्रिंसली स्टेट है जिसमें भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद सबसे बाद में आजाद हुआ। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा, लेकिन उस समय भी किसी की बोली पर कोई नहीं था। तो ये हम बहुत सिंपल सी भाषा में बताते, तुम आपस में लड़ते रहना, बस इतना करना। तुम राज्यों के नाम पे लड़ लो, जात के नाम पे लड़ लो, ऊंच नीच के नाम पे लड़ लो, राष्ट्र की सीमाओं के, जो तुम्हारे राज्यों की सीमाओं, उसके नाम पे लड़ लेना। शर्म इस बात की आती है कि जो सिपाही, शर्म इस बात की आती है कि जो सिपाही वहां पर ना तुम्हारे लिए वर्दी पहन के खड़ा हुआ है, वो ना किसी जात को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो भारत के तिरंगे को रिप्रेजेंट करता है। यही बर्बाद किया है बड़े बड़े राज्यों को, बड़े बड़े राष्ट्रों को। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि यार हम कहां से आते हैं, हम मगध के लोग हैं। जब मगध की अगर हम बात करें, जहां पर तक्षशिला हुआ करता था, मगध की सीमाएं फ्रांस, मगध की सीमाएं आप देखो, वहां तालिबान के ऊपर तक जाती थी, अखंड भारत जिसको कहते थे। समस्या ये ना, वो इकट्ठे थे, यूनाइटेड थे। आप कट गए, गोरे आपको एक चूरन दे के चले गए, आप इसमें आपस में लड़ते रहो। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, जब जब हम जात के नाम पर, राज्यों के नाम पर, अपनी बोली के नाम पर, अपने पहनावे के नाम पर, अपने खाने पीने के नाम पर, अपनी ऊंचाई रंग के नाम पर, आप कौन ऊंचा कौन नीचा, जब तक हम ब्राह्मण शूद्र वैश्य बनिए, जब तक हम इसमें लड़ते रहेंगे ना, हमेशा याद रखना, जो जो इस पर लड़ रहा है वो सब गद्दार है, क्योंकि वो भारत के संविधान के खिलाफ है, और दूसरा वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। एक बात बताइए, क्यों नहीं मिल जाते? आज जब जब मृत्यु हुई है, जिनको मारा गया है, इनका ना ध्यान रखना, पूछ पूछ कर मार रहे हैं, इसका मतलब पता है, कल को अगर तुम्हारे घर में कोई घुसेगा, उस समय तुम जात पात में लड़ते रहना, लड़ते रहना। क्यों? सुनो, मैं ना किसी का बाप नहीं हूं, ना मेरे को करण, मैं किसी का बाप नहीं हूं, मेरे को किसी को सुधारने की जरूरत नहीं। मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं, इतना ज्यादा करता हूं, मेरे पास अगर बात आई तो मैं अपने खुद के घर की कुर्बानी दे सकता हूं अपने राष्ट्र के लिए। और आज भी जो मेरा इतिहास जानते हैं उनको बताया मैं क्या करते आए हूं, क्या करता रहूंगा। इंटरनेट का सभी बताया जाता है, क्या स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग कैसे होती है, कौन कमांडो ऑप्स कैसे होते हैं। तो ये सब जो आपस में लड़ने वाले, शर्म इतना करो, कल को जब तुम्हारे, आज कश्मीर का मतलब क्या है, कई जमीने इंटरनेशनल मीडिया वाले लिख रहे हैं कि भारत की निगरानी में जो कश्मीर है उस पर हमला हुआ। अबे हमारा है। बात यह है कि मुझे तो मुजफ्फराबाद पर तिरंगा चाहिए, मुजफ्फराबाद पर मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं, मैं सच बात करूं आपको, मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए। मुझे इनको अखंड भारत के अंदर लाने नहीं है, तालिबान वालों को, पाकिस्तान वालों को। जो हमारे पास आज भारत है ना, जो हमारा कश्मीर है, इतना हो जाए हम सुखी से रहेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे लोग आपस में ना लड़े। साहब हमेशा याद रखिएगा, तो तिरंगा जो है ना, उसमें 3 रंग और बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है हमारा, जो हमारा अशोक चक्र है, और पीछे जो सब उसके पीछे की ताकत है वो अशोक स्तंभ है। और जो झंडे के नीचे, जो झंडे के नीचे डंडा है, उस डंडे के नीचे मलबे में ना खून है, सभी का खून शामिल है यहाँ की माटी में। हमें मिलके क्यों नहीं मिलके, हम क्यों बट रहे हैं? और ध्यान रखना, जब जब बटोगे और जो जो बांटेगा सब गद्दार है, चाहे वो किसी भी स्तर पे बांटे। हमें सबकी बोली का सम्मान करना, हमें सबके राज्यों का सम्मान करना, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्र आता है। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो तुम अपनी बोलियों का कर क्या लोगे? इसीलिए क्रोध आता है, इसीलिए गुस्सा आता है। सही बोला सर। आज आपकी बात सुनकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शायद ये वीडियो देखकर भी कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जितने भी भारतीय और जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनसे सब सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि बस एकता लाओ। जहां तक एकता की बात है, हम लोगों में नहीं है, वो हमें स्वीकारनी पड़ेगी। और जब हम एक हो जाएंगे, तब शायद हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। सर, हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, फिर मिलेंगे आपसे एक बार, ठीक है? तब तक के लिए खूब बस करण, इतना याद रखना। यस यस। ठीक है, धन्यवाद।